हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिस पे जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अफेक्ट करता है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस टाइप से किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो है चार फैक्टर्स हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स दैट आर अफेक्टेड फॉर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो पहला जो है क्या है फैक्टर, टाइप ऑफ स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस का टाइप क्या है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन कैसा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो है हमें डिफॉर्म करना है कोई चीज़। डिफॉर्म मतलब हमको उसको जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे उसको कह सकते हैं, कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर हम किसी पे लोड, टेंसाइल लोड लगाते हैं तो क्या फेवरेबल केस होगा, किसी पे शेयर लोड लगाते हैं तो क्या फेवरेबल कंडीशन होगा, या किसी पे अगर कंप्रेशन लोड लगाते हैं तो कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा। तो इस चीज़ के लिए इन तीनों केस में हम देख सकते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो कौन सा होगा, वो कंप्रेशन का होगा। तो हालांकि जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका टेंसाइल से भी होगा। मतलब टेंसाइल अगर स्ट्रेस लगाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये भी फेवरेबल कंडीशन है। कंप्रेशन स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये भी फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करने की बात करें तो कंप्रेशन जो है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। और इसी कंप्रेशन स्ट्रेस के कारण ही हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके बहुत सारे जो है प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। जैसे कोई सीट के फॉर्म में बनाना हो, है ना, किसी सीट के फॉर्म में बनाना हो, रोलिंग पोर्शन के थ्रू जो है उसको रोल करना हो, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या कोई जो है प्लेट्स जो है सीट्स को कट करना हो, सीट्स को जो है डिफॉर्म करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्रेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो सबसे जो फेवरेबल कंडीशन है जो डिफॉर्मेशन के लिए, वो कौन सा है, कंप्रेशन। उससे कम कौन सा है, टेंसाइल, है ना। तो इन दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर हम ज़्यादा करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगा के हम प्लास्टिक डिफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है डिफॉर्म कौन सा हो सकता है, चांदी, है ना। सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा डिफॉर्म हो सकता है, उसको जो है हम सीड्स, पतले पतले पत्थर में भी हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, पेपर टाइप में भी बना सकते हैं, इतना पतला। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिफॉर्मेशन, वो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है डिफॉर्मेशन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। डिफॉर्मेशन मतलब जो शेप जो है आपका चेंज हो गया, जो ओरिजिनल शेप था वो दूसरे शेप में चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी से हम जो है डिस्कस करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, अगर जो चेंज हो गया है, जो शेप चेंज हो गया है, उसका डायमेंशन क्या है, और जो ओरिजिनल जो डायमेंशन था वो डायमेंशन क्या है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या इनिशियल डायमेंशन, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। तो स्ट्रेन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और 2 टाइप के जो है डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। एक मैंने बताया था आपको, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मैं रिवाइज कर देता हूँ। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन होता है कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हो, बॉडी जो है या जो है कोई शेप वगैरह चेंज हो गया है, और उस फोर्स को हम रिमूव अगर करें तो ओरिजिनल शेप में वो जो है बॉडी पुनः जो है रिगेन कर लेती, तो उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और अगर जो है ब्लॉक जो है पूरी तरीके से जो है डिफॉर्म हो जाती है, वो ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस नहीं आती है, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स को हटा भी दें, रिमूव भी कर दें, तो भी नहीं आती, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कौन सा वो डिफॉर्मेशन बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें वही देखना है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर्स जो है जिम्मेदार होते हैं। तो पहला मैंने आप डिस्कस किया है टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जैसे आपको पता है कि स्ट्रेस कई टाइप के होते हैं, आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं, है ना, शियर स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, तो इस बेंडिंग स्ट्रेस होता है, तो इस बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो हमें जो फेवरेबल कंडीशन है वो कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है डिफॉर्मेशन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर जो है हम डिफॉर्म कर रहे हैं, किसी को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
तो उसका टेम्परेचर क्या है ये भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे डिफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या है आसानी से जो है हम उसको जो है डिफॉर्म कर सकते हैं, बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हम डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत कम ही फोर्स में भी हम डिफॉर्म कर सकते हैं। कब? जब टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों केस होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल्स के जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा, उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो है टेम्परेचर को बढ़ा के और कम लोड पे ही डिफॉर्मेशन करके हम अलग अलग प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इस जो है इससे क्या हम बता सकते हैं कि जो है डिफॉर्मेशन टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दिए, डिफॉर्मेशन टेम्परेचर ज़्यादा कर दिए तो क्या होगा, स्ट्रेंथ जो मेटल्स की है वो कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगी तो उसको अगर हमें डिफॉर्म करना है, शेप चेंज करना है, तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो फोर्स की वैल्यू हम दे रहे हैं, उससे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उतना फोर्स ना लगा के हम कम स्ट्रेस पे ही जो है उसको डिफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम जो है डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से, तो कम स्ट्रेस पे ही हम इसको डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। और सबसे जो है डिफॉर्मेशन ज़्यादा कहाँ पे होगा, किस टेम्परेचर पे होगा? तो दो टेम्परेचर है, एक जो है किसी भी मटेरियल का, एक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पहले जो है थोड़ा सा कम एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे जो है क्या होगा, स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, और उसी टेम्परेचर पे हम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी टेम्परेचर पे क्या है, हम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। तो जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो है ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो है मेटल्स क्या है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से होता है, और ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि जो शेप बना होता है, जो प्रोडक्ट या जो है जो वर्क पीस होता है, उसके जो एटम्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर का शेप होता है वो जो है चेंज होने लगता है। उस टेम्परेचर की क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है दूसरे जो है शेप में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब हमने टेम्परेचर दिया जो है, तो क्या होगा, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब दोबारा से क्रिस्टलाइज हो रहा है, दोबारा से अपने जो है स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, ग्रेन्स को स्ट्रक्चर्ड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलेंगे। और इन्हीं दोनों टेम्परेचर के बीच में जो है क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। अब हम जो है जो मेटल फार्मिंग प्रोसेस है उसको भी दो टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक, अगर हम कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग या जो है फार्मिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लेकिन मेल्टिंग से कम टेम्परेचर होता है, मतलब एबव दी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे कोई जो है चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, हॉट वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे। और अगर कोई प्रोसेस है जिसको हम लेस देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होगा। तो आगे हम और डिटेल में इसको समझेंगे कि जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस को भी अकॉर्डिंग टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस विच कैरीड आउट एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन इज cold working process which is the process which is carried out lesser than the recrystallization temperature. Now थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड जो आपका फैक्टर है, थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, स्ट्रेन रेट। तो हमारा जो है डिफॉर्मेशन जो है वो भी स्ट्रेन रेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बताया अभी कि स्ट्रेन रेट जो है, जो स्ट्रेस है वो किस तरह से जो है, स्ट्रेस की वैल्यू जो है किस तरह से कम हो जाती है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से जो है आपका जो है जो स्ट्रेन रेट है वो भी अगर जो है चेंज हो रहा है, तो आपका जो है स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज होगी, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो भी जो है
वो भी आपका जो है वैरी करेगा। तो स्ट्रेस का जो है, और स्ट्रेस में और जो है आपका जो स्ट्रेन रेट है, ये क्या है, स्ट्रेन रेट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी सिग्मा अपान डी टी, है ना। कितने टाइम में स्ट्रेन की वैल्यू चेंज हो रही है, मैंने जस्ट इस तरह से हम लोग इसको जो है इस डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेन पर यूनिट टाइम इज नोन एज दी स्ट्रेन रेट, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो है इसको समझने के लिए कि जो है मैंने अभी जो है जो स्ट्रेन है वो कुछ और है, 2 सेकंड बाद स्ट्रेन कुछ और हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड में कुछ और है, सेकंड सेकंड में कुछ और हो गया, थर्ड में कुछ और हो गया, तो क्या हो गया, स्ट्रेन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब चेंज हो रहा है। तो उसका रेट क्या है, चेंज होने का रेट क्या है, अगर रेट जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दो हो सकता है। तो इंक्रीज जब करेगा तो इस हिसाब से जो स्ट्रेन रेट इंक्रीज होगा तो उसमें जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है फैक्टर है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, है ना। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तो क्या होता है, जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो लेयर बाय लेयर जो है मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट होने लगता है। तो जो फोर्स है, फोर्स और जो है फ्रिक्शन में क्या जो है रिलेशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं एफ इज म्यू एन प्लस ए टी रो नॉट, जहाँ एन क्या है, ये आपका जो है फोर्स है, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एफ क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है ना। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो है फ्रिक्शन अगर होगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा डिफॉर्मेशन उतना ही इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो है स्ट्रेस जो है वो भी इंक्रीज होगा, स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। जब भी जो है हम स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जो है वो क्या होगा, वेरी करेगा और क्या होगा, वो इंक्रीज करने लगेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो है आपका जो है एक्सटर्नल फ्रिक्शन अगर कोई है तो उससे क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो है क्या होगा, वो लीड करेगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर हैं जिन पे जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डिपेंड करता है। पहला मैंने आपको बताया टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन सा है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, ठीक है। तो हम जब भी जो है ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो है क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सबसे अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है। दूसरा केस मैंने बताया आपको डिफॉर्मेशन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होती है, कम होती है, स्ट्रेंथ जो है कम होने लगता है। तो उस केस में हम बहुत कम जो है स्ट्रेस पे ही जो है मटेरियल को डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से डिफॉर्मेशन आपका वेरी करेगा। तीसरा मैंने स्ट्रेन रेट बताया, वो किस तरह से जो है रिलेशन जो है आपका है स्ट्रेस में स्ट्रेन रेट में, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। चौथा जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन अगर है तो उस केस में किस तरीके से जो है आगे जो है आपका डिफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो सकता है। नाउ अब मैं आप लोगों को यील्ड क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यील्ड क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो यील्ड क्राइटेरिया, इसको हम जो है प्लास्टिसिटी कंडीशन भी कहते हैं, मतलब हम डिफॉर्मेशन जो कर रहे हैं और वो डिफॉर्मेशन कैसा हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो। जो हम डिफॉर्मेशन कर रहे हैं और वो डिफॉर्मेशन कैसा हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, मतलब स्टेट का जो है कंडीशन किस टाइप, क्या कंडीशन है जिसके कारण ऐसा हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम फैक्टर्स बताया, लास्ट जो है स्लाइड में मैंने आपको फैक्टर्स बताया। यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो ये कहता क्या है, दिस इज द हाइपोथेसिस कंसर्निंग द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी की लिमिट कहाँ तक है, मतलब इसमें ये हमें पता चलता है कि इलास्टिसिटी की लिमिट कहाँ तक है। हमने जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ा है कि जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होगा, जब एक निश्चित जो है एक पार्टिकुलर डेफिनिट जो है पार्टिकुलर जो है जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगेगा। उस स्ट्रेस को हम जो है यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, है ना। यील्ड स्ट्रेस के जो है लेस जो है जितने स्ट्रेस होते हैं उसमें वो कंडीशन कौन सा, इलास्टिक कंडीशन होती है। तो इलास्टिक कंडीशन में क्या होता है, इलास्टिक कंडीशन में जो है बॉडी जो है अपने जो है ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाती है, लेकिन प्लास्टिक में क्या है, ओरिजिनल शेप में दोबारा नहीं आ पाती। तो वो जो है क्या है कि इलास्टिक कंडीशन की लिमिट कहाँ तक है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है, जैसे मान लीजिए किसी पे हमने फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, कोई कंप्रेशन लगा रहे हैं, कहीं जो है टेंसाइल लगा रहे हैं, इस टाइप से जो है कॉम्प्लेक्स जो है हम फोर्स लगा रहे हैं। तो उसके कारण जो स्ट्रेस जो है जनरेट होता है, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, वो यील्ड कब होगा, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसे कौन से स्ट्रेस के जो है कॉम्बिनेशन पे जो है आपका डिफॉर्मेशन प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, प्लास्टिक में आ जाएगा, वो ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है क्या,
मतलब ऐसे स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन क्या है ना। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह देखा है, तो वहाँ से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि ये क्या बताता है एक्चुअली, यील्ड क्राइटेरिया क्या बताता है कि स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन किस तरह है, जिस तरह से जो है ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको जो है डिफाइन करने के लिए, इसको बताने के लिए जो है यील्ड क्राइटेरिया को जो डिफाइन करने के लिए, इसके लिए जो है कुछ एजम्पशंस हैं, जिसको जो है 3 एजम्पशंस है, इसको हम देख लेते हैं कि जो है एजम्पशंस क्या है। एजम्पशंस क्या होते हैं कि एजम्पशन कुछ चीज़ें मैं जो हम लोग फिक्स कर देते हैं ना, कोई चीज़ जब आपको जो है वेरीफाई करनी हो या कोई चीज़ डिराइव करना हो, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण हम आसानी से उसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये एजम्पशन से पहला मैंने जो है एजम्पशंस लिखा है, मेटल्स होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस एंड आइसोट्रॉपिक कंडीशन। मतलब मेटल्स जो है, हमें पता है कि मेटल्स जो है, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे जो है स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ना। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि पार्टिकल एक ही टाइप के हों, है ना, एक ही टाइप के हों, और हर एक उनके जो बीच में डिस्टेंस जो है क्या है, वो भी जो है यूनिफॉर्म हो, है ना। तो हर एक पोजीशन पे जो है पार्टिकल सेम टाइप के हों, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब वो कॉन्टिन्यूस में ऐसा ना हो कि बीच में जो है गैप हो, उसके बाद जो है पार्टिकल्स है, उसके बाद और लंबा गैप हो, तो बीच में कैविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर है तो वो जो है कॉन्टिन्यूस मैनर में हो, है ना। उतना ही कैविटी दो, जैसे आपका जो है ये एक एटम है, ये 2 एटम है, ये 3 है, ये 4 है, तो बीच में कैविटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। ऐसा हो नहीं कि यहाँ पे जो है ये कैविटी ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे एटम आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस। आइसोट्रॉपिक में क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी है एटम्स की, जो प्रॉपर्टी है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग जो है उसकी प्रॉपर्टी है ना। अगर हम जो है टेंसाइल फोर्स लगाएं तो उसका इफेक्ट हर एक एटम्स पे आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पे कंप्रेशन आ जाए। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो है मेटल्स आर होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस एंड शुड बी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सेकंड जो है आपका एजम्पशन है वो क्या है, यील्ड स्ट्रेस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। हम ये मान के अभी तक जो है चल रहे थे कि जो है टेंसाइल जो है, अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि टेंसाइल के केस में जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, लेकिन हम यहाँ जो चीज़ जो है डिराइव करेंगे, मान के चलेंगे कि जो है टेंशन और कंप्रेशन के केस में यील्ड स्ट्रेस जो है वो क्या है, सेम। टेंशन और कंप्रेशन के केस में क्या है, यील्ड स्ट्रेस क्या है, सेम होनी चाहिए, तभी हम डिराइव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है एजम्पशन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑन द यील्डिंग। अब क्या है, जो है मेटल को जब हम हार्ड वर्किंग प्रोसेस में करते हैं क्या, तो मेटल जो है मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे रहता है, तो उसमें जो है आपका लिक्विड के जो है फेज में आने के जो है चांस रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि उसके कारण जो आपका प्रेशर जो है वो जो है यील्डिंग को जो है इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसके कारण यील्डिंग और ज़्यादा नहीं हो, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू तक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑन दी यील्डिंग। अब हम जो है देखते हैं कि यील्ड क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जो 2 क्राइटेरिया है वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला है ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया और दूसरा है वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया। तो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो अभी जो है मैंने आप लोगों को बताया जो है यील्ड क्राइटेरिया। तो पहला जो है यील्ड क्राइटेरिया मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कौन सा, ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया। ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अभी जो है बताया जो है किस तरह से जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है ना। वो कहाँ पे होता है, जहाँ यील्ड पॉइंट होता है, वहाँ से जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनिशिएट होता है। तो यहाँ से ट्रेस्का है, उन्होंने जो है किस तरह से डिफाइन किया है कि प्लास्टिक इनिशिएट्स, मतलब प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, स्टार्ट होता है व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रीचेज ए क्रिटिकल वैल्यू। तो इस केस में क्या है कि जो है ट्रेस्काज ने क्या कहा कि जो है मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है, जब कोई जो है लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो क्या होगा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है इंड्यूस्ड होगा वो एक पार्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहीं से इनिशिएट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जो है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये 3 जो है स्ट्रेस जो है मैंने लिया है, 3 स्ट्रेस मैंने लिया, 3 स्ट्रेस सिस्टम है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ मैक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ मैक्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो है सिग्मा 1 जो है वो क्या है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम टाउ मैक्स को क्या लिख सकते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। मैक्सिमम मतलब क्या है, ये आपका जो है जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, वो हम लिख सकते हैं कि टाउ मैक्स
क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2। मतलब टाउ मैक्स जो है वो इंटरमीडिएट जो स्ट्रेस है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो टाउ मैक्स है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, वो इंटरमीडिएट स्ट्रेस पे सिग्मा 2 पे डिपेंड नहीं करता है, वो जो है आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 3 पे डिपेंड कर रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया का एक्सप्रेशन है। तो ये आपका जो है ये पार्टिकुलर एक जनरल केस है, इसको हम यूनी डायरेक्शनल केस को कंसीडर करते हुए अगर हम डिफाइन करें, और इस टाउ मैक्स को लिख सकते हैं एक पार्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूनिएक्सियल जो है हम क्राइटेरिया को कंसीडर करें और वो भी टेंशन को कंसीडर करें, तो टेंशन में क्या होगा, फोर्स जो है हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो उससे स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल। तो सिग्मा 1 को हम टेंसाइल स्ट्रेस मानते हैं, और वो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या है, यील्ड स्ट्रेस। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल वैल्यू जो लिखा है वही हम कर रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू सिग्मा वाई है, और जो है आपका सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा वाई के बराबर मैंने ले लिया, और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को 0 ले लिया। क्यों 0 ले लिया, क्योंकि हमने यूनी एक्सियल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये ले लूंगा और इसमें जो है मैं पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन में, यील्ड क्राइटेरिया में, तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई माइनस 0 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई बाई 2। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई 2। मतलब जो अगर यूनी एक्सियल डायरेक्शन में यूनी एक्सियल केस कंसीडर करते हुए टेंसाइल फोर्स हम लगाते हैं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई 2, या इसी को हम 0.5 वाई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम जो है इसमें यूनी एक्सियल कंप्रेशन का केस कंसीडर करें, तो यूनी एक्सियल कंप्रेशन का केस कंसीडर करते हुए क्या होगा, हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 को क्या ले लेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को 0 हमने ले लिया, और सिग्मा 3 को जो है माइनस सिग्मा वाई ले लिया। माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि जो है जब कोई फोर्स हम जो कंप्रेशन के केस में लगाते हैं, तो जो फोर्स की वैल्यू लिखते हैं वो माइनस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, माइनस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ माइनस सिग्मा वाई ले लिया। सिग्मा वाई क्यों लिया, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल वैल्यू है, यील्ड स्ट्रेस क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है, उसी को हमने सिग्मा वाई ले लिया है। तो इस तरीके से हम अगर वैल्यू इसी में पुट करें तो क्या होगा, इसी में हम पुट करेंगे तो टाउ मैक्स हम लिख सकते हैं, टाउ मैक्स जोड़ू सिग्मा 1 मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 3 की वैल्यू माइनस सिग्मा वाई है, तो माइनस ऑफ माइनस सिग्मा वाई कर दिया, और इस अपॉन 2 हो गया। और तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई बाई 2। तो सेम जो है यहाँ पे भी आ गया कि टाउ मैक्स जो है वो क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस जो है, जो क्रिटिकल यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड पॉइंट है, उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम के भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में के भी दिया है। तो के की वैल्यू जो है यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो ये जो है इस तरह से हम जो है इसमें जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया है वॉन मिसेस। नाउ नेक्स्ट आपका जो है क्राइटेरिया कौन सा है, वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया। और पिछला जो था मैंने अभी बताया था आपको, ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया, वो कौन किस पे बेस्ड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे बेस्ड था। ये थ्योरी क्या है, ये फेलियर थ्योरी है। 5 थ्योरी होते हैं जिसमें से 2 थ्योरी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जो है आप लोग अभी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में भी कुछ चीज़ें आपने पढ़ा है, तो उसी चीज़ का यहाँ पे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, यील्डिंग स्ट्रेस, ये क्या है, बेस्ड ऑन दी डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ये क्या है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी बेस्ड है। और वो वाला दूसरा वाला कौन था, ट्रेस्काज, वो किस पे बेस्ड था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे था। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का जो है फार्मूला क्या होता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी का फार्मूला, डिस्टॉर्शन एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू को हम यू से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/6g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। जहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 3 क्या है, ये 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रेस है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3। जी क्या है, शियर मॉडुलस, इसको मैकेनिक्स में हमने बताया था, जो है मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी शियर मॉडुलस। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, शियर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, ये एक फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को हम देखते हुए है यूनिएक्सियल टेंसाइल का केस कंसीडर करते हुए हम देखते हैं, यूनिएक्सियल जब होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है, इस तरह से देख सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। यूनी डायरेक्शनल में लग रहा है तो क्या होगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होगा, 0 लिख रहा है, और सिग्मा 1 की वैल्यू हम क्या रख देंगे,
सिग्मा वाई की वैल्यू के बराबर रख देंगे। सिग्मा वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस। तो ये वैल्यू हमने पुट किया इस एक्सप्रेशन में, तो हमें क्या मिल गया, 2 सिग्मा, इसको हम देखते हैं, सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा वाई है, तो ये 0 हो गया, सिग्मा वाई स्क्वायर, ये 0 हो गया पूरा, ये भी सिग्मा वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो है हमें फर्स्ट आ गया एक्सप्रेशन। दूसरा जो है प्योर टॉर्शन के में हम इसको कंसीडर करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को प्योर टॉर्शन में अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, प्योर टॉर्शन में क्या होगा, सिग्मा 1 की वैल्यू जो है, सिग्मा 1 की वैल्यू हमने जो है के मान लिया, सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के होगा, टॉर्शन तभी हो पाएगा, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या रख लिया मैंने, 0 रख लिया। तो इस केस में जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस हाफ माइनस के का होल स्क्वायर, फिर ये क्या होगा, माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो है हमें एक एक्सप्रेशन आ गया 3k स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हमने सेकेंड एक्सप्रेशन मान लिया। अब इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को देखते हुए हम के और सिग्मा वाई में जो है रिलेशन क्या है वो निकाल सकते हैं कि जो है जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या होगी, है ना। तो इसको हम अगर बराबर कर दें दोनों, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो क्या हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर, सॉरी ये 3k स्क्वायर, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 3 आपका है माइनस k, और सिग्मा 1 भी k है, तो ये k है, तो इसका जो है ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये -2k होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 3k स्क्वायर नहीं, ये 6k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 2 देखिए, 2 3 6 हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपान √3, है ना। तो जब हम वन मिसेस थ्योरी लगाएंगे तो जो क्रिटिकल वैल्यू है स्ट्रेस की, जिसके जो है बाद आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनिशिएट होगा, वो क्या है, सिग्मा वाई अपान √3। इसको √3 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है, तो ये √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, है ना। इसको हम ध्यान से देखें तो 0.507 ये आ रहा है लगभग, है ना। तो यहाँ से देखिए ये 0.5 से ज़्यादा आ रहा है। ट्रेस्कास के केस में क्या था, जो है क्या था 0.5 सिग्मा वाई था, जो के की वैल्यू आई थी वो क्या थी 0.5 सिग्मा, जो क्रिटिकल वैल्यू आई थी वो क्या था, यील्ड स्ट्रेस का हाफ था, और इस केस में क्या है, यील्ड स्ट्रेस के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो क्राइटेरिया हैं, एक ट्रेस्कास और एक वन मिसेस के केस में जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, और ट्रेस्का के केस में कितनी वैल्यू आ रही ये है। अगर हम जो है कोई जो है क्वेश्चंस में अगर हमसे बताया गया है, जो है कहा गया है कि ट्रेस्कास से आप सॉल्व करिए, तो उसमें हम के की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू जो शियर स्ट्रेस की क्रिटिकल वैल्यू उसको हम 0.5 लेंगे, 0.5 टाइम्स सिग्मा वाई, और अगर ऐसा केस कंसीडर किया गया है, बताया गया, तो हम क्या ले लेंगे 0.507 सिग्मा वाई। ओके, थैंक यू।